हाँ जी बेटा, कैसे हैं आप सब? आई होप एक्साइटेड होंगे। आई वेलकम यू ऑल टू अनदर अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन ऑफ इंटरेस्टिंग फिजिक्स। तो बेटा आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज्ड बॉडी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं क्या क्या चीजें कवर करने जा रहा हूं? आज के लेक्चर में मैं कवर करने जा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फंडामेंटल कंसेप्ट आप लोगों से डिस्कस करूंगा। देन मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, उसके लिए क्या कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला है, और साथ ही साथ मैं डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट इसमें डिस्कस होंगे। एक एक करके सारे लॉजिक्स वन बाय वन मैं आप लोगों से डिस्कस करता जाऊंगा। हाँ, एक चीज बेटा, साथ ही साथ नोट्स बनाइए और उसके बाद जो भी डाउट्स आते हैं वो डाउट्स पूछिए मेरे से। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? होता क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? किसका? सबसे पहले तो यहां ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज या फिर चार्ज्ड बॉडी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? सिंपली फील्ड वर्ड की बात करूं तो फील्ड का लिटरेरी मीनिंग है जस्ट स्पेस, जस्ट स्पेस। जैसे किसान के लिए फील्ड है उसका खेत, हाँ वो 2 डायमेंशनल फील्ड है, वो ग्राउंड के ऊपर बना हुआ फील्ड है। लेकिन चार्ज का जो फील्ड होगा उसके आसपास वो 2D ना होके 3 डायमेंशनल फील्ड होगा। इट इज जस्ट स्पेस अराउंड दैट चार्ज बॉडी। इससे पहले फील्ड आपने कहां पढ़ा है? आपने पढ़ा है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशन फील्ड किसका होता है? किसी मैसिव बॉडी का। जैसे कि मान लीजिए यहां पर अर्थ है मेरे पास, अर्थ का मास बहुत हाई है, तो इसके आसपास एक एप्रिशिएबल ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। क्या होगा अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड? अर्थ के आसपास की वो स्पेस जहां तक अर्थ का असर महसूस हो रहा। कौन सा असर, कौन सा इफेक्ट? ग्रेविटेशनल इफेक्ट। और ग्रेविटेशनल इफेक्ट होता क्या है कि इसके आसपास कोई दूसरी बॉडी आ जाए जिसके पास मास हो, ये उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करे, अट्रैक्टिव फोर्स, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसके आसपास की वो स्पेस जहां तक मैं कोई बॉडी रखूं और अर्थ उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले, तो पूरी की पूरी स्पेस को क्या बोला जाएगा? ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फील्ड। अब इस यूनिवर्स की 2 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और उसके बाद नेक्स्ट फोर्स हमने कौन सी पढ़ी थी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इट इज अगेन वन ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से होती है? मास की वजह से। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसकी वजह से एक्ट करती है? चार्ज की वजह से। तो जब किसी मैसिव बॉडी का ग्रेविटेशनल फील्ड हो सकता है, तो चार्ज्ड बॉडी का क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं? So what is electric field of a charge or a charged body? It is the space around it, space or region around it, up to which, space or region around it, आप भी नोट कर लीजिए, up to which its electrical effect can be experienced, तो क्या मीनिंग हुआ इसका? सपोज मेरे पास एक चार्ज बॉडी है जिसके पास कुछ चार्ज है, लेट अस से ये चार्ज बॉडी है जिसके पास चार्ज है Q। अब इसके आसपास कोई दूसरी चार्ज बॉडी रखूंगा तो ये उस पर फोर्स लगाएगा। ग्रेविटी के केस में फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर की हो सकती थी, ये सिर्फ पुल करेगी अर्थ हर बॉडी को अपनी ओर, लेकिन ये उसको अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी, डिपेंडिंग अपॉन कि दूसरा चार्ज मैं ले रहा हूं ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसे रिपेल करेगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो ये इसे अट्रैक्ट करेगा। तो ये इन पे फोर्स लगा रहा है। तो वो स्पेस इस चार्ज पार्टिकल के आसपास जहां तक इसका असर महसूस हो रहा है। अब कौन सा असर? इलेक्ट्रिकल असर। इलेक्ट्रिकल असर है क्या? इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा ये किसी भी बॉडी पे। जहां तक अगर मैं मान लीजिए यहां पे एक चार्ज बॉडी रख रहा हूं, ये चार्ज पार्टिकल इस पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा, इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है। इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक एक्सटेंड कर रहा है? जहां तक अगर मैं कोई दूसरा चार्ज लाके रखूं तो ये चार्ज उसको अट्रैक्ट करे या फिर रिपेल करे, वो पूरी की पूरी स्पेस इस चार्ज बॉडी के आसपास क्या कहलाएगी? इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। So what is electric field of a charge or a charged body? It is the space or region around it up to which its electrical effect can be experienced. जहां तक उसका इलेक्ट्रिकल असर हम महसूस कर सकते हैं, उस स्पेस या रीजन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड।
फील्ड का मतलब ही स्पेस या रीजन है, ठीक है। पहले आप ग्रेविटेशन फील्ड क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज। वैसे भी इस नेचर में अगर हम चले तो फंडामेंटल लेवल पे दो तरह की फोर्सेस एक्ट करती हैं, ये बार बार हमने डिस्कस किया है, क्लास 11th में भी डिस्कस किया था। एक फोर्स होती है कांटेक्ट फोर्सेस, जो कि कांटेक्ट से ऑपरेट करती हैं। जैसे सपोज मैं इस बोर्ड पे फोर्स लगा रहा हूं, तो कांटेक्ट से फोर्स लगा रहा हूं, इसको पुश करने की कोशिश कर रहा हूं। सच अ फोर्स इज सेड टू बी अ कांटेक्ट फोर्स। इस यूनिवर्स में कुछ ऐसी फोर्सेस ऑपरेट करती हैं जो बिना कांटेक्ट के भी दूर से ही दो बॉडीज के बीच में फोर्स एक्ट कर जाए। ऐसी फोर्सेस को हम क्या नाम देते हैं? सच फोर्सेस आर सेड टू बी फील्ड फोर्सेस। तो ऐसी फोर्सेस को क्या बोलेंगे हम? फील्ड फोर्सेस। जैसे ये मार्कर अगर मैं यहां से ड्रॉप करूं तो नीचे जाएगा, रेस्ट में था, मोशन में आ गया। फर्स्ट लॉ ने कहा जब तक फोर्स एक्ट नहीं करेगी तब तक ये मोशन में नहीं आएगा। तो अगर मैंने इसे ड्रॉप किया और ये मोशन में आया, पक्की बात है इस पे फोर्स एक्ट कर रही थी। वो फोर्स किसने लगाई थी? अर्थ ने। क्या अर्थ के साथ इसका कांटेक्ट है? बिना कांटेक्ट के फोर्स एक्ट कर रही है ना। तो जो भी फोर्स बिना कांटेक्ट के एक्ट करे उसे हम नाम देते हैं फील्ड फोर्स। तो अर्थ ने अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट किया, उस फील्ड ने इस पे फोर्स लगाई। या तो मैं ऐसा कहूं अर्थ ने इसे अट्रैक्ट किया, या ऐसा बोलूं अर्थ ने अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट किया, उस फील्ड ने इस बॉडी पे फोर्स लगाई। सो सच अ फोर्स इज सेड टू बी अ फील्ड फोर्स। मान लीजिए मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, अगर लाइक होंगे तो रिपेल करेंगे, अनलाइक होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, बट इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, ये एक डिस्टेंस पे है। तो जब दूर से ही रिमोटली एक डिस्टेंस से एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पे कुछ फोर्स लगा पाए, तो ऐसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे? फील्ड फोर्स। सो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस भी फील्ड फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशन फोर्सेस भी फील्ड फोर्सेस हैं। ग्रेविटेशन फील्ड आपने पढ़ा था क्लास 11th में, इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ रहे हैं अब क्लास 12th में। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज दैट स्पेस और रीजन अराउंड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होगा? चार्ज बॉडी का। इट इज दैट स्पेस और रीजन अराउंड इट अप टू विच इट्स इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। गॉट इट? इस बॉडी ने फील्ड प्रोड्यूस किया, इसके फील्ड के अंदर जैसे ही कोई दूसरा चार्ज, मतलब यहां पे इसका कंट्रोल चल रहा है, इस रीजन के अंदर इसका इन्फ्लुएंस है कि यहां पे अगर दूसरा चार्ज आया तो ये उस पे फोर्स लगाने वाला है, पक्की बात है, ठीक है। तो ये सारा का सारा रीजन क्या कहलाएगा? ये स्पेस क्या कहलाएगी? इस चार्ज बॉडी का, ये जो चार्ज मैंने सेंटर में शो किया है, इस चार्ज बॉडी का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जस्ट स्पेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जस्ट द स्पेस अराउंड दैट चार्ज बॉडी। इज इट क्लियर? आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए एक पार्ट हमने डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। हाँ, अगर किसी पॉइंट पे फोर्स नहीं एक्ट कर रही, मतलब ये पॉइंट इसके फील्ड से बाहर है। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज। अब ये तो हो गया फंडामेंटल कंसेप्ट। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या चीज है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फंडामेंटली मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का मेजर है। पहली चीज, सबसे पहले जब भी कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बेटा मैं शॉर्टकट में EFI से डिनोट करूंगा, EFI। तो EFI किसकी? EFI इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट। ये किसकी पहचान है? एक पॉइंट की। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका था? चार्ज का। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी? किसी एक पॉइंट की। इस चार्ज बॉडी ने अपने आसपास एक फील्ड पैदा किया। अब इस फील्ड की स्ट्रेंथ हर पॉइंट पे सेम नहीं है, कहीं पे ये फील्ड स्ट्रांग है, कहीं पे ये फील्ड वीक है। तो कैसे पता चलेगा फील्ड कहां पे स्ट्रांग है, कहां पे वीक है? तो हमने इसके लिए एक टर्म नहीं डिफाइन की, विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग होगी, इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग होगी, इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग होगी, इस पॉइंट की अलग। तो किसकी पहचान है? एक पॉइंट की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी पहचान है? किसी एक पॉइंट की। हर पॉइंट की अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। इज दैट क्लियर? तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। वैसे अभी अभी जो चीजें मैं यहां डिस्कस कर रहा था, यहां अगर हम वर्ड्स चेंज करें, ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए मैं बोलूं ये एक चार्ज पार्टिकल है, इसके आसपास दूसरा चार्ज पार्टिकल आया, इसने इसे रिपेल या अट्रैक्ट कुछ भी किया, तो मैं ये कह सकता हूं इस चार्ज पार्टिकल पे इस चार्ज ने फोर्स लगाई। या तो मैं ऐसा कहूं, या इसी को दूसरे वर्ड्स में कहा जा सकता है, इस चार्ज बॉडी ने अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया। क्या क्रिएट किया? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है? फोर्स लगाना।
किस पे? चार्ज पार्टिकल पे। जैसे ग्रेविटेशन फील्ड मास पे फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे फोर्स लगाता है? चार्ज पे। तो या तो मैं बोलूं इस चार्ज बॉडी ने इस चार्ज बॉडी पे फोर्स लगाई, या ऐसा बोलूं इस चार्ज बॉडी ने अपने आसपास एक फील्ड पैदा किया और उस फील्ड ने इस चार्ज बॉडी पे फोर्स लगाई। फील्ड ने चार्ज बॉडी पे फोर्स लगाई। ये ठीक बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सपोज मैंने किसी को थप्पड़ मारा, तो अब मैं इसको दो तरीके से कह सकता हूं। या तो बोलूं मैंने थप्पड़ मारा, या मैं ऐसा कह सकता हूं, या तो बोलूं मैंने थप्पड़ मारा, या बोलूं मेरे हाथ ने थप्पड़ मारा। बात तो एक ही हुई कि नहीं? हाथ किसका? मेरा। तो या तो मैं बोलूं इस चार्ज बॉडी ने इस चार्ज बॉडी पे फोर्स लगाई, या मैं ऐसा कहूं इसने फील्ड पैदा किया और उस फील्ड ने इस पे फोर्स लगा दी। बात तो एक ही है। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया फील्ड क्या होता है। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम डिनोट करते हैं ई से, एंड इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ई का काम क्या है? फोर्स लगाना। किस पे फोर्स लगाएगा? चार्ज पे। सो ई किस पे फोर्स लगाने वाला है? क्यू पे। तो ध्यान देना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड हो या ग्रेविटेशन फील्ड, फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे फोर्स लगाएगा? चार्ज पे। तो कितनी फोर्स लगाएगा? सिंपल सी बात है, ये फोर्स कितनी होनी चाहिए? दैट इज जस्ट क्यू। सपोज वो चार्ज है क्यू नॉट। जनरली क्यू नॉट हम टेस्ट चार्ज के लिए लिखते हैं। टेस्ट चार्ज मतलब जो फील्ड को टेस्ट करने के लिए यूज हो रहा है, टेस्ट चार्ज। सो F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। तो ध्यान दीजिएगा, फिर से बोल रहा हूं, E का काम क्या है? फोर्स लगाना। किस पे फोर्स लगाएगा? Q पे। कितनी लगाएगा? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मान लीजिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E, मैंने यहां पे एक चार्ज रखा क्यू नॉट, तो E क्यू नॉट पे कितनी फोर्स लगाएगा? क्यू नॉट इंटू ई, दैट्स इट। गॉट इट? दूसरी चीज मैं कह रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट। देखिए इसी फील्ड के अंदर मान लीजिए ये जो चार्ज है क्यू नॉट, अगर ये चार्ज प्लस क्यू नॉट मैंने यहां रखा, इस चार्ज ने इसे रिपेल किया होगा, पक्की बात है, कुछ फोर्स एक्सर्ट की। अगर इसी चार्ज क्यू नॉट को मैं उठा के यहां पर ले आऊं, तो यहां पर भी ये इसे रिपेल कर रहा होगा। क्या आप बता सकते हैं किस केस में ज्यादा फोर्स एक्ट करेगी? जब पॉइंट ए पे रखा तो कम फोर्स एक्ट कर रही थी, पॉइंट बी पे रखा तो पक्की बात है ज्यादा फोर्स एक्ट करेगी, क्योंकि इन दोनों के बीच की सेपरेशन कम हो चुकी है। तो अगर मैं फील्ड की भाषा में बोलूं, तो इसने फील्ड पैदा किया, फील्ड इस चार्ज पे क्यू नॉट पे फोर्स लगा रहा था। पॉइंट ए पे भी फील्ड है, पॉइंट बी पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ, पॉइंट ए पे कम फोर्स एक्ट कर रही है, इसका मतलब पॉइंट ए पे फील्ड वीक हो चुका है। पॉइंट बी पे अगर यही चार्ज प्लस क्यू नॉट मैंने रखा, इसने ज्यादा फोर्स लगाई इस पे, जैसे ये चार्ज पास आया, इसका मतलब पॉइंट बी पे फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। राइट? कॉमन सेंस की बात है कि जो चार्ज फील्ड पैदा कर रहा है, जैसे जैसे आप उसके करीब आते जाएंगे फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आप दूर चलते जाएंगे फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। और जहां पर इसका फील्ड खत्म हो जाए उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? इंफिनिटी। तो इंफिनिटी का मतलब हर बार चांद तारे नहीं होता। मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज है मेरे पास, इसका फील्ड एक्सर्ट कर रहा है 10 मीटर तक। 10 मीटर के आगे जाके अगर मैं कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल रखता हूं तो इस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, ये उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा। तो 10 मीटर से आगे का डिस्टेंस इस चार्ज पार्टिकल के लिए क्या होगा? इंफिनिटी। तो जब भी इंफिनिटी वर्ड यहां पे आता है तो याद रखना इंफिनिटी कहां है? जहां इस चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो चुका है, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इंफिनिटी। गॉट इट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। इंटेंसिटी किसकी होगी? किसी एक पॉइंट की। फील्ड का काम क्या है? फोर्स लगाना। कितनी फोर्स लगाएगा? क्यू नॉट इंटू ई। तो मुझे अगर चेक करना है किस पॉइंट पे फील्ड स्ट्रांग है, किस पॉइंट पे वीक है, तो मैं क्या करूंगा? जैसे पॉइंट ए और बी को कंपेयर करना है, पहले मैंने एक टेस्ट चार्ज पॉइंट ए पे रखा, देखा कितनी फोर्स एक्ट कर रही है। अगली बार यही चार्ज उठा के मैंने पॉइंट बी पे रखा, तो देखा कितनी फोर्स एक्ट कर रही है। देखा कि पॉइंट बी पे फोर्स ज्यादा एक्ट कर रही है। मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेता हूं, यहां पर फोर्स एक्ट कर रही थी जब मैंने ये चार्ज पॉइंट ए पे रखा, लेटर से यहां फोर्स एक्ट कर रही है 2 न्यूटन और यहां फोर्स एक्ट कर रही है 10 न्यूटन है, तो वही चार्ज है क्यू नॉट। तो इसका मतलब पॉइंट ए पे फील्ड की स्ट्रेंथ कम है, बी पे ज्यादा। बी पे फील्ड की स्ट्रेंथ कितने टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू ए? 5 टाइम्स। क्योंकि इसी चार्ज को जब पॉइंट ए पे रखा तो 2 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही थी, इसी चार्ज को जब मैंने पॉइंट बी पे रखा तो 10 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही थी। पक्की बात है पॉइंट बी पे जो फील्ड की स्ट्रेंथ है वो 5 टाइम्स है
as compared to point A. What does it mean? It simply means electric field intensity at B is, मैं इसको सिंपल वर्ड्स में ऐसा लिख सकता हूं, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B इज इक्वल टू 5 टाइम्स स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A. आई होप अभी तक क्लियर हो चुका होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. तो अगर हमें इसको मैथमेटिकली डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करें? हम इसी फॉर्मूले को अगर उठाएं तो यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट को हम डिफाइन कर सकते हैं. तो देखिए यहां से E का रिलेशन क्या आ रहा है? E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट. मुझे अगर चेक करना है पॉइंट A पे फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो पॉइंट A पे मैंने टेस्ट चार्ज रखा Q नॉट. देखा इस पे कितनी फोर्स एक्ट कर रही है. अगर ये फोर्स है F और चार्ज है Q नॉट, तो फोर्स को डिवाइड कर दीजिए चार्ज से, तो आपको क्या मिल जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. या इसी को और सिंपल शब्दों में कहूं मैं, मान लीजिए Q नॉट है, लेट अस टेक एन एग्जांपल. सपोज Q नॉट इज 2 कूलम. हालांकि टेस्ट चार्ज हम बहुत छोटा लेते हैं, बट ऐसे एक आर्बिट्रेरी एग्जांपल ले रहा हूं. तो 2 कूलम के चार्ज पे, इट्स एन एग्जांपल, आर्बिट्रेरी एग्जांपल है, इमेजिनरी एग्जांपल है. 2 कूलम चार्ज पे फोर्स कितनी एक्ट कर रही है? 2 न्यूटन. अगर मैं 2 न्यूटन को 2 कूलम से डिवाइड करूं तो क्या आंसर आना चाहिए? 1 न्यूटन पर कूलम. क्या आना चाहिए? 1 न्यूटन पर कूलम. इसका मतलब इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? 1 न्यूटन पर कूलम. 1 न्यूटन पर कूलम. व्हाट डज इट मीन? कि इस पॉइंट पे फील्ड तो है, उस फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है? फील्ड की पहचान क्या है भाई? फील्ड की पहचान है फोर्स लगाना. तो पर कूलम ऑफ चार्ज, अगर मैं 1 कूलम चार्ज यहां रखता हूं तो कितनी फोर्स लगाने जा रहा है? 1 न्यूटन पर कूलम. अगर यही Q नॉट इक्वल टू 2 कूलम मैंने पॉइंट B पे रखा, यहां फोर्स एक्ट करके 10 न्यूटन. अगर अब मैं 10 को 2 से डिवाइड करूं तो क्या आंसर आना चाहिए? 5. तो इसका मतलब पॉइंट B पे फील्ड की जो स्ट्रेंथ है दैट इज 5 न्यूटन पर कूलम. अगर आप ध्यान से समझें, न्यूटन पर कूलम, इतने न्यूटन की फोर्स लगाएगा पर कूलम ऑफ चार्ज, तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मीनिंग क्या है. गॉट इट? हां, यहां पर एक चीज और है, इसके साथ ही साथ हम एक चीज लिखते हैं, लिमिट Q नॉट अप्रोचेस 0. तो ये जो टेस्ट चार्ज है, हमें बहुत बड़ा टेस्ट चार्ज नहीं लेना है. टेस्ट चार्ज मस्ट अप्रोच टू 0. लिमिट Q नॉट अप्रोचेस 0, ये लिमिट हमें यहां पर लगानी है, सो दैट Q नॉट अप्रोचेस 0. F अपॉन Q नॉट. ये लिमिट हमने क्यों लगाई? क्योंकि हम किसी एक पॉइंट पे फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करने जा रहे हैं. किसी एक पॉइंट पे फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करने जा रहे हैं. फील्ड किसने प्रोड्यूस किया? इस सोर्स चार्ज कैपिटल Q ने. दिस इज सोर्स चार्ज. भाई जब यहां पे कुछ फील्ड होगा इसका, तो अगर इसका यहीं पे मैं एक दूसरा चार्ज रख दूं तो उसका अपना फील्ड भी होगा कि नहीं? तो अगर ये जो चार्ज है Q नॉट, अगर ये लार्ज चार्ज हुआ तो इसका अपना भी इंफ्लुएंस होगा आसपास की स्पेस में. मेरा टारगेट क्या है? Q नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज. Q नॉट इज जस्ट अ टेस्ट चार्ज. टेस्ट चार्ज मतलब जो फील्ड को टेस्ट करने जा रहा है, जो फील्ड को चेक करने जा रहा है कि इस पॉइंट पे फील्ड कितना है. अगर ये चार्ज खुद बहुत बड़ा हुआ तो क्या इसका अपना फील्ड भी वहां होगा कि नहीं? तो ये एग्जिस्टिंग फील्ड की वैल्यू को बदल सकता है कि नहीं? तो जो हमारे पास रीडिंग आएगी वो एक्चुअल रीडिंग से थोड़ी सी हटके आ सकती है. तो इसलिए हम कहते हैं Q नॉट मस्ट अप्रोच टू 0. Q नॉट मस्ट अप्रोच टू 0. इट शुड बी वेरी 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 स्मॉल. गॉट इट? हाँ, आगे चल के जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो इस लिमिट की कोई इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है. आप सिंपली फॉर्मूला यूज करेंगे, F इज Q नॉट इंटू E, या E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट. इज दिस क्लियर? जैसे यहीं पे अगर मैं देख लूं किसी और पॉइंट पे, मान लीजिए मैंने यहां पे एक टेस्ट चार्ज रखा 2 कूलम. इस चार्ज ने इस पे फोर्स कितनी लगाई? सपोज 1 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, तो यहां पे फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? 1 न्यूटन अपॉन 2 कूलम. हाफ न्यूटन पर कूलम, दैट इज 0.5 न्यूटन पर कूलम. एक और एग्जांपल लेता हूं. मान लीजिए किसी एक पॉइंट पे, यहां पे मैंने जो टेस्ट चार्ज लिया, लेट अस टेक एन एग्जांपल, 0.1 कूलम का टेस्ट चार्ज लिया. कितना लिया? 0.1 कूलम का मैंने यहां पे टेस्ट चार्ज लिया. तो सपोज इस पे फोर्स एक्ट कर रही है, लेट अस टेक एन एग्जांपल, इस पे फोर्स एक्ट करने जा रही है, लेट अस से 1 न्यूटन. तो 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय 0.1, तो कितनी स्ट्रेंथ आनी चाहिए फील्ड की? 10 न्यूटन पर कूलम. गॉट इट? सो टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी 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 स्मॉल.
गॉट इट? चलिए, अगर हमें इसे डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? सपोज Q naught, let us say Q naught is equal to 1 coulomb. Suppose Q naught is 1 coulomb. Then E is equal to F or not. So अब हम इसे मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं. क्या है E? E is equal to F. What is E? E is electric field intensity at a particular point. Electric field intensity at a particular point in an electric field is numerically equal to the electric force acting on a charge of 1 coulomb placed at that point. मान लीजिए किसी एक पॉइंट पे, ये पॉइंट है P, जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू डिटरमिन करनी है. किसने प्रोड्यूस किया फील्ड छोड़ दो, हमें सिंपली वैल्यू डिटरमिन करनी है. तो इसका एक ही तरीका है, आप +1 कूलम का चार्ज यहां पे रखें. इस +1 कूलम के चार्ज पे देखें ये फील्ड कितनी फोर्स लगा रहा है. जितनी ये फोर्स लगा रहा है उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होनी चाहिए. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर कूलम ऑफ चार्ज या पर यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट. तो जो लोग नोट करना चाहते हैं वो नोट कर सकते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द नॉट ओनली न्यूमेरिकली बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है. सो सिर्फ न्यूमेरिकली नहीं, डायरेक्शन वाइज भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. यूनिट पॉजिटिव चार्ज. देखो, चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स अलग डायरेक्शन में एक्ट करेगी. अगर यहीं पे नेगेटिव चार्ज मैं रखूं -1 कूलम का, तो इस पे फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करनी चाहिए. क्योंकि मान लीजिए ये सोर्स चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, ये इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा. बट अगर सोर्स चार्ज फिर से पॉजिटिव है, अगर आपने टेस्ट चार्ज नेगेटिव लिया तो ये इसे अट्रैक्ट भी करेगा. तो किसी एक फील्ड के अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज मैं रखता हूं, उस पर फोर्स अगर इधर एक्ट कर रही है, पक्की बात है यहीं पे नेगेटिव चार्ज रखने पे फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी. और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें किसी एक डायरेक्शन को तो एज्यूम करना है. तो कन्वेंशनली हमने क्या कन्वेंशन डिसाइड की, यहां पे हमने डिसाइड किया भाई फील्ड पॉजिटिव चार्ज पे जहां धक्का मारेगा जिस डायरेक्शन में, वही फील्ड की डायरेक्शन होगी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके पास दो चीजें होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड क्या होगा? पर कूलम ऑफ चार्ज जितनी फोर्स एक्ट करेगी वही इसका मैग्नीट्यूड होगा. पर कूलम ऑफ चार्ज जितनी फोर्स एक्ट करेगी वही इसका क्या होगा? मैग्नीट्यूड. पर कूलम ऑफ चार्ज, याद रखिएगा. और डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव चार्ज पे जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगी वही इसकी डायरेक्शन होगी. ठीक है, तो आई होप ये अभी तक आपको यहां पे क्लियर हो चुका होगा. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. So it is equal in magnitude as well as direction to the electric force experienced by a unit positive charge placed at that particular point. तो बेटा अगर यहीं से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट को डिराइव करें, व्हाट शुड बी द यूनिट? देखिए, फोर्स की यूनिट क्या होगी? न्यूटन. और चार्ज की यूनिट क्या होगी? कूलम. तो इसकी एसआई यूनिट है 1 न्यूटन पर कूलम ऑफ चार्ज. तो क्या है इसकी एसआई यूनिट? 1 न्यूटन पर कूलम ऑफ चार्ज. और यूनिट अपने आप में सब कुछ कह रही है. मान लीजिए मैं कहता हूं किसी एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे लेट अस से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है और उसका मैग्नीट्यूड है लेट अस से 5 न्यूटन पर कूलम. व्हाट डज इट मीन? 5 न्यूटन पर कूलम. 5 न्यूटन पर कूलम. 5 न्यूटन पर कूलम. मतलब यहां पे अगर कोई चार्ज रखा, फील्ड है तो चार्ज रखने पे फोर्स एक्ट करेगी. और कितनी फोर्स एक्ट करेगी? पर कूलम 5 न्यूटन. अगर 2 कूलम है तो 10 न्यूटन, 3 कूलम है तो 3 कूलम है तो 15 न्यूटन, 4 कूलम है तो 20 न्यूटन. क्योंकि पर कूलम कितनी एक्ट कर रही है? 5 न्यूटन. हां, तो फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी? अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नेगेटिव चार्ज है तो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. गॉट इट? तो इसके लिए एक छोटी सी डायग्राम बनाऊंगा यहां पे, ये चीज भी आप याद रखिएगा. सपोज इस रीजन के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E. अगले टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बट फिलहाल फील्ड लाइन डिस्कस किए बिना ही मैं डायरेक्टली बता रहा हूं. मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है. यहां पर आपने एक पॉजिटिव चार्ज रखा.
और यहां पर आपने एक नेगेटिव चार्ज रखा। सपोज पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड Q है और नेगेटिव चार्ज का भी मैग्नीट्यूड Q है, तो पॉजिटिव चार्ज पे कितनी फोर्स एक्ट करनी चाहिए? दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू Q इंटू E। हाँ, पॉजिटिव है तो डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और नेगेटिव है तो यही फोर्स यहां पर भी कितनी हो जानी चाहिए? Q इंटू E। बट नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कहां एक्ट करेगी? ऑपोजिट टू फील्ड। तो ध्यान से सुनिएगा फिर से, फील्ड का काम है फोर्स लगाना। कितनी फोर्स लगाएगा कोई फील्ड चार्ज पार्टिकल पे? E Q पे फोर्स लगाएगा, कितना? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, Q इंटू E, Q इंटू E। हाँ, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज, तो इस पे फोर्स एक्ट करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अगर ये चार्ज नेगेटिव हुआ तो इस पे फोर्स कहां एक्ट करेगी? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इज इट क्लियर? आई होप ये क्लियर हो चुका होगा आपको। तो बेटा यूनिट भी हमने डिस्कस कर ली, फंडामेंटल फॉर्मूले भी हमने डिस्कस कर लिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? यूनिट के साथ अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करूं, डायमेंशनल फॉर्मूला, देखिए E का डायमेंशनल फॉर्मूला होना चाहिए फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला डिवाइडेड बाय चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है mLT-2 डिवाइडेड बाय चार्ज इज करंट इनटू टाइम, एम्पेयर इनटू टाइम। तो क्या यहां से आपको डायमेंशनल फॉर्मूला मिल सकता है इसका? सो व्हाट शुड बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? अब यहां पर स्पेस नहीं है तो चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं। इस डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? दैट शुड बी mLT-3A-1. So this is the dimensional formula of electric field intensity. Please note it down. इसके बाद मैं आपसे डिस्कस करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हाँ जी बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फील्ड इंटेंसिटी डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखिए इंटेंसिटी किसकी है? किसी एक पॉइंट की। वो पॉइंट कहां है? फील्ड में। फील्ड कौन पैदा करता है? कोई ना कोई चार्ज। और सिंपलेस्ट चार्ज हम कौन सा डिस्कस करते हैं? पॉइंट चार्ज। सपोज मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, इसने आपने आगे पीछे स्पेस के अंदर एक फील्ड क्रिएट किया हुआ है, और ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अगर ये पॉइंट चार्ज है, इसके आसपास फील्ड तो है, फील्ड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी? एक तो इस चार्ज की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। चार्ज ज्यादा होगा तो फील्ड स्ट्रांग होगा, चार्ज कम होगा तो फील्ड वीक होना चाहिए। चार्ज ज्यादा होगा, कॉमन सेंस की बात है, यही सोर्स है। सोर्स चार्ज ज्यादा तो फील्ड स्ट्रांग, सोर्स चार्ज कम तो फील्ड वीक। दूसरा, इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी? क्योंकि इंटेंसिटी हर एक पॉइंट की अपनी अपनी है। अगर इस चार्ज की वजह से मैं फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे चेक करता हूं तो पक्की बात है ये ज्यादा होगी, ज्यादा स्ट्रांग फील्ड होगा इसका यहां एज कंपेयर टू दिस पॉइंट। तो जितना सोर्स चार्ज से हम दूर चलते जाएंगे फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। तो दो फैक्टर्स पे फील्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करनी चाहिए, एक सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड पे, दूसरा इस सोर्स चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है जिस पॉइंट पे आप फील्ड की इंटेंसिटी डिटरमिन करना चाहते हैं। गॉट इट? कॉमन सेंस की बात है। ऑफ कोर्स एक तीसरा फैक्टर भी होगा, इंटरवीनिंग मीडियम कौन सा, क्योंकि मैंने बताया था हर मीडियम अलग अलग अमाउंट से ये इफेक्ट्स को परमिट करता है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को अलग अलग अमाउंट में हर एक मीडियम परमिट करता है। अगर एयर की जगह बीच में वाटर फिलअप कर दूंगा तो फील्ड की स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि हर मीडियम अलग अलग अमाउंट में इस इफेक्ट को परमिट करता है। वो हमने परमिटिविटी में डिस्कस किया था, ठीक है। तो चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सपोज मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है, दिस इज द सोर्स चार्ज। इस सोर्स चार्ज ने, सोर्स चार्ज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये फील्ड का सोर्स है, ये अपने आगे पीछे फील्ड क्रिएट कर रहा है और इसी का फील्ड हमें मेजर करना है। कहां पे मेजर करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? बोला था एट अ पॉइंट होता है, तो किस पॉइंट पे? पॉइंट P पे। ये पॉइंट P कहां है तो इसके फील्ड में, एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट, एट अ डिस्टेंस r। पॉइंट P की लोकेशन तो बतानी है ना, पॉइंट P का एड्रेस क्या है भाई, कहां पे है पॉइंट P? हाउस नंबर, लोकेशन, एड्रेस। तो इस पॉइंट P का एड्रेस क्या है भाई? इस चार्ज से इस लाइन के लॉन्ग एट अ डिस्टेंस r। किस लाइन के लॉन्ग? किस लाइन के लॉन्ग जाना है? एक ऐसी लाइन के लॉन्ग, किस लाइन के लॉन्ग? यूनिट वेक्टर n की डायरेक्शन, n कैप की डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए हमने यूनिट वेक्टर स्पेसिफाई कर दिया। ये यूनिट वेक्टर है n कैप, विच इज डायरेक्टेड, यूनिट वेक्टर n कैप इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। तो
तो अगर यूनिट वेक्टर है तो मतलब हमें डायरेक्शन पता चल गई, लाइन पता चल गई, इस लाइन के अलॉन्ग एट ए डिस्टेंस r जाएंगे, आपको एक पॉइंट मिलेगा पॉइंट P। अब आपका टारगेट है इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को डिटरमिन करना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिटरमिन करना। कैसे करेंगे? फंडामेंटल फॉर्मूला ऑलरेडी हमारे पास है। E क्या होता है किसी पॉइंट पे, आप उस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रखें Q नॉट, देखें कितनी फोर्स एक्ट कर रही है, उस फोर्स को Q नॉट से डिवाइड कर दें। तो चलिए मैंने भी यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लस Q नॉट। पक्की बात है ये चार्ज इसे रिपेल करेगा, फोर्स यहां एक्ट करेगी। कितनी फोर्स एक्ट करेगी? Q नॉट अपॉन r स्क्वायर, कूलम्स लॉ से Q नॉट अपॉन डिस्टेंस इज r। अगर डायरेक्शन इंडिकेट करनी है तो साथ में यूनिट वेक्टर लगा दूंगा वेक्टर फॉर्म में। अब मुझे चाहिए E, तो मैंने इसी फोर्स को Q नॉट से डिवाइड किया। जैसे Q नॉट से डिवाइड किया, ये Q नॉट और Q नॉट कैंसल आउट हो गए, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट का फॉर्मूला आ गया, इट इज KQ बाय R स्क्वायर। हाँ, डायरेक्शन क्या है? अलोंग एन कैप। डायरेक्शन क्या है? अलोंग एन कैप। फिलहाल डायरेक्शन को थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, फिलहाल मैग्नीट्यूड वाइज बात करते हैं। तो मैग्नीट्यूड वाइज ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? KQ बाय R स्क्वायर। K की वैल्यू वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R का स्क्वायर। देखो चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, सोर्स चार्ज ज्यादा होगा तो फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, कॉमन सेंस की बात हमने पहले भी डिस्कस किया। R ज्यादा होगा तो फील्ड कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। जितना इसे दूर चलते जाओगे, इस पॉइंट P पे फील्ड की स्ट्रेंथ अगर इतनी है, थोड़ा और दूर जाओगे तो फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जानी चाहिए। और तीसरा फैक्टर क्या है? K या 1/4 पाई एप्सिलॉन। फिलहाल तो एयर है तो परमिटिविटी हम ले रहे हैं एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई दूसरा मीडियम होता तो उसकी परमिटिविटी पे ही डिपेंड करता, तो इंटरवीनिंग मीडियम पे भी डिपेंड करेगा, सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा और सेपरेशन पे डिपेंड करेगा, उस वो पॉइंट कितनी दूर है इस सोर्स चार्ज से। ठीक है, गॉट इट? दिस इज ऑल। हाँ, अब यूनिट वेक्टर को देखते हैं। बेटा अगर ये सोर्स चार्ज, देखो ये वेक्टर फॉर्म में रिलेशन है, एक चीज याद रखिएगा, जैसे पिछले पार्ट में मैंने आपको एक रिलेशन दिया F इज इक्वल टू Q इंटू E। एक इलेक्ट्रिक फील्ड E चार्ज Q पे जो फोर्स लगाएगा वो कितनी होगी? Q इंटू E। ये मैंने रिलेशन वेक्टर फॉर्म में लिखा है। अगर यहीं पर इसी फील्ड के अंदर अगर आप पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो प्लस QE, अगर आप नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो माइनस QE। तो जब मैं माइनस QE लिख रहा हूं वेक्टर फॉर्म में, तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? डायरेक्शन। इस पे फोर्स एक्ट कर रही है प्लस QE, नेगेटिव पे एक्ट कर रही है माइनस QE। लेकिन यहां Q सोर्स चार्ज नहीं है, यहां Q वो चार्ज है जिस पे फोर्स लगाई जा रही है। तो वेक्टर फॉर्म की ये सिग्निफिकेंस है। अगर आप वेक्टर फॉर्म में ना लिखें, इस रिलेशन को सिंपली ऐसे लिख दें, F इज इक्वल टू जस्ट Q इंटू E। F इज इक्वल टू Q इंटू E। तो E Q पे फोर्स लगाएगा, कितनी फोर्स लगाएगा? Q इंटू E। और डायरेक्शन अलग से वैसे ही याद रख लीजिए, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है इस पे फोर्स एक्ट करेगी अलोंग द फील्ड, नेगेटिव है तो ऑपोजिट टू फील्ड, राइट? अब इस रिलेशन पे आते हैं भाई। अगर ये सोर्स चार्ज, अब ये टेस्ट चार्ज नहीं है इसकी तरह, अब ये सोर्स चार्ज है जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है इस पॉइंट पे जिसका डिस्टेंस यहां से R है। अगर ये चार्ज प्लस Q है, और दूसरा केस लेता हूं, अगर ये चार्ज माइनस Q है, उतने ही डिस्टेंस R पे अगर आप फील्ड ढूंढने जा रहे हैं तो दोनों केसेस में डिस्टेंस बराबर है, सेपरेशन बराबर है इस पॉइंट की सोर्स चार्ज से, सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इसका मतलब पक्की बात है यहां फील्ड की स्ट्रेंथ बराबर होनी चाहिए। तो इस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूमेरिकली यहां पर कितनी होनी चाहिए? KQ अपॉन R का स्क्वायर। और इस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए? KQ बाय R का स्क्वायर। क्योंकि सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों केसेस में Q है, जिस पॉइंट पे फील्ड ढूंढ रहे हैं उसका डिस्टेंस यहां से दोनों केसेस में R है, तो दोनों केसेस में फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? KQ बाय R स्क्वायर। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इस केस में लगाएंगे प्लस n कैप, और इस केस में क्या लगाना चाहिए? माइनस n कैप। क्यों माइनस n कैप? क्यों? n कैप तो चलो n कैप है, बिकॉज ये वेक्टर फॉर्म में जब आप रिलेशन लिख रहे हैं, अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो यहां नेगेटिव साइन लगाएंगे आप। जैसे इस केस में भी ये माइनस साइन आप लगा रहे थे, तो ये फोर्स कितनी आ रही थी? माइनस Q इंटू E। तो अगर तो ये चार्ज पॉजिटिव है तो प्लस लगाएंगे, नेगेटिव है तो माइनस साइन लगाएंगे। जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो यहां माइनस साइन आने का क्या इंडिकेशन होगा? माइनस KQ बाय R स्क्वायर इंटू n कैप का मीनिंग क्या है? कि इसकी डायरेक्शन n कैप के ऑपोजिट होनी चाहिए।
मतलब सीधा सा ये है, पॉजिटिव चार्ज का फील्ड किसी भी पॉइंट पे इट एक्ट्स अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज का फील्ड इट ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो अगर आपका सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज पॉजिटिव है, ये किसी भी पॉइंट पे जो फील्ड क्रिएट कर रहा है ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका फील्ड यहां पे लोगे तो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज का फील्ड यहां पे इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड यहां पे इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड इधर एक्ट करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज का फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से अवे एक्ट करता है। पॉजिटिव चार्ज कोई भी होगा फील्ड पैदा करेगा, फील्ड की डायरेक्शन होती है, तो पॉजिटिव चार्ज का फील्ड कहां डायरेक्टेड होगा, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा अवे। और अगर ये सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज भी अपने आसपास फील्ड प्रोड्यूस करेगा और फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। गॉट इट? सो पॉजिटिव चार्ज का फील्ड कहां एक्ट करेगा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज का फील्ड कहां एक्ट करेगा, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड वाइज क्या फॉर्मूला आ गया, जस्ट k⁴/r²। तो जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो हमारे लिए ये फॉर्मूला ज्यादा सिग्निफिकेंट है, E = k⁴/r²। हाँ, डायरेक्शन का अंदाजा हम खुद लगा सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे, नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स। आई होप ये नहीं भूलेगा आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला k⁴/r² × n वेक्टर फॉर्म में, n इज यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। और अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखते तो जस्ट k⁴/r²। हाँ, डायरेक्शन का अंदाजा खुद रखिए, सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो इससे अवे, सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, उसकी तरफ, मैग्नीट्यूड वाइज k⁴/r²। इज इट क्लियर? आई होप ये चीज क्लियर होगी। इसी चीज को अगर आपको नहीं क्लियर हुआ तो फिर से देख लीजिए। मैंने क्या बोला, पॉजिटिव चार्ज का फील्ड, अगर इसका फील्ड यहां पे देखूंगा तो अवे, इसका फील्ड यहां पे देखूंगा तो इसकी तरफ एक्ट कर रहा होगा। वैसे भी फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए हम टेस्ट चार्ज लेते हैं, कैसा लेते हैं, पॉजिटिव। तो देखिए ये पॉजिटिव इसे रिपेल करेगा और ये नेगेटिव है तो इस पॉजिटिव को ये अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब इसका फील्ड इससे अवे डायरेक्टेड है और इसका फील्ड इसकी तरफ डायरेक्टेड है। गॉट इट? तो इसके नोट्स बना लीजिए आप साथ साथ में। तो फिर मैं इसके आगे बढ़ता हूं। ये चीजें हम सारी डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। और अब मैं इसके आगे कुछ एक न्यूमेरिकल्स आपसे डिस्कस करता हूं। हाँ जी बेटा, चलते हैं न्यूमेरिकल्स पे। बहुत ही सिंपल है ये फॉर्मूला अप्लाई करना। सबसे पहले एक सिंपल सा न्यूमेरिकल लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, इन हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड अ प्रोटॉन। ये तो सबको पता होगा। इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम यूनिट, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए हाइड्रोजन एटम 1H1, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1। एटॉमिक नंबर 1 मतलब एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा। चूंकि मास नंबर भी 1 ही है तो न्यूक्लियस में कोई न्यूट्रॉन नहीं हो सकता, क्योंकि मास नंबर सिर्फ 1 है और एक प्रोटॉन तो पक्का है। तो वही चीज यहां कही है, सेंटर में सिर्फ एक प्रोटॉन है, न्यूक्लियस में उसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है और रेडियस ऑफ द ऑर्बिट गिवन है। आपको फील्ड निकालना है इलेक्ट्रॉन की साइड पे, यहां पर फील्ड कितना होगा इस प्रोटॉन की वजह से या इसके न्यूक्लियस की वजह से। देखिए प्रोटॉन का चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। अभी अभी बताया था पॉजिटिव चार्ज का फील्ड कहां डायरेक्टेड होगा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होगा कि नहीं। अगर यहां लूंगा तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, इस पॉइंट पे फील्ड की जिस पॉइंट पे देखोगे इस सोर्स चार्ज से अवे, न्यूक्लियस से अवे। और न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी, k⁴/r²। k⁴/r², q कितना है, इसका चार्ज है +e/r²। k की वैल्यू 9 × 10⁹, e की वैल्यू अगर आप देखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। r की वैल्यू आपको गिवन है, ये वैल्यू पुट कीजिए, स्क्वायर करो इसका, बस इसको सॉल्व करो, सीधा ही आंसर आ जाएगा ये। Got it? I hope this should be clear to you. एक और चीज पूछी जा सकती थी, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से अगर इस पॉइंट पे फील्ड ढूंढना हो हमें तो भी न्यूमेरिकली उतना ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी मैग्नीट्यूड वाइज इतना ही है जितना प्रोटॉन का है और सेपरेशन भी उस बराबर रहेगी। हाँ, फर्क क्या होगा, जहां प्रोटॉन का फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम प्रोटॉन एक्ट कर रहा है, तो चूंकि ये नेगेटिव है तो इसका फील्ड टुवर्ड्स नेगेटिव एक्ट करेगा। मतलब इसकी वजह से अगर मैं यहां फील्ड चेक करता, हालांकि पूछा नहीं है क्वेश्चन में, तो उसकी डायरेक्शन भी यहीं रहती। इज इट क्लियर? कोई डाउट इसमें? एक चीज और बेटा, यहां यूनिट मैंने लिखी है न्यूटन पर कूलम। एक चीज और याद रखिएगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए एक यूनिट और है, दैट इज 1 वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट है। कहां से आई, जब वो टॉपिक पढ़ाऊंगा चैप्टर 2 में, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाले टॉपिक में, वहां आपसे डिस्कस करूंगा ये यूनिट कहां से आ रही है। बट आप याद रख सकते हैं, हो सकता है किसी न्यूमेरिकल में वैल्यू गिवन हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 20 वोल्ट पर मीटर, तो घबराना नहीं, वोल्ट पर मीटर इटसेल्फ इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आई होप दिस इज क्लियर, वेरी सिंपल, बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल था ये। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2। 2 point charges plus q and minus 2q are placed at the vertices B and C of an equilateral triangle। प्लस q रखा है वर्टेक्स B पे, माइनस 2q रखा है वर्टेक्स C पे, और ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ABC of each side A। Obtain the expression for number 1 magnitude, number 2 direction of resultant electric field at vertex A। वर्टेक्स A पे आपको नेट फील्ड निकालना है। नेट फील्ड, देखो फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है, चार्ज। कितने चार्जेस हैं, 2, तो दोनों चार्जेस का इन्फ्लुएंस होगा कि नहीं। यहां पे पॉइंट ए पे ये चार्ज प्लस क्यू भी अपना फील्ड प्रोड्यूस करेगा और ये चार्ज माइनस 2q भी अपना फील्ड प्रोड्यूस करेगा। बाद में हम उन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स का सम करेंगे, बट सम कौन सा करना है हमें, वेक्टर सम, ना कि अलजेब्रिक सम, बिकॉज इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, सिंपल, गॉट इट। चलिए सबसे पहले इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड कितना होना चाहिए, उसके लिए हमने फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस किया, KQ/R², इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो चार्ज कितना है, Q, R की वैल्यू क्या है, A। तो पॉइंट A पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट A ड्यू टू चार्ज प्लस Q, दैट शुड बी इक्वल टू KQ/A², और इसको मैंने नाम दे दिया X। KQ/A² को एक नाम दिया X। हाँ, इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, तो यहां मैंने n कैप नहीं लिखा, बिकॉज मैं मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू लिख रहा हूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड ओनली, आई एम राइटिंग ओनली द मैग्नीट्यूड, ठीक है। हाँ, इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो उसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, तो मतलब मैं कह सकता हूं अलोंग BA वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन ये होनी चाहिए कि नहीं, बताइए। EB की डायरेक्शन ये होगी, B का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा B पे रखे हुए चार्ज की वजह से, गॉट इट। सिमिलरली इस चार्ज का फील्ड यहां पे किस डायरेक्शन में एक्ट करना चाहिए, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, डिस्टेंस चाहे बराबर है, इसलिए मैंने इस वेक्टर की लेंथ ज्यादा रखी है EA, ये मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा होना चाहिए EB से। सो माइनस 2q की वजह से इस पॉइंट पे जो फील्ड है, सॉरी दिस इज EC, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट C, इसलिए इसको नाम दिया EC। तो KQ/R², वही फॉर्मूला लगाएंगे, Q क्या है, 2q/A²। यहां मैंने माइनस 2q नहीं लिखा, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में रिलेशन लिखता तो मुझे माइनस साइन लगाना जरूरी था मेरे लिए, बट मैं सिंपली मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहा हूं, बिकॉज डायरेक्शन का अंदाजा हम डायरेक्टली लगा सकते हैं और वो मैं डायग्राम में इंडिकेट कर चुका हूं, गॉट इट। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का रिजल्टेंट, सबसे पहले इसको देखें, ये ट्वाइस KQ/A² आ गया, इसके 2 टाइम्स है, तो सिंप्लिसिटी के लिए, अपना काम सिंपल करने के लिए मैंने इसको x मान लिया। जब वो x निकला तो EC की वैल्यू कितनी आ चुकी है, -2x। अब मुझे x और 2x का रिजल्टेंट चाहिए। अगर मैं डायग्रामेटिकली रिजल्टेंट दिखाने की कोशिश करूं तो मुझे पैरेललोग्राम लॉ लगाना चाहिए। यहां से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, यहां से मैं इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये दोनों ये पैरेललोग्राम क्रिएट हो गया। इस पैरेललोग्राम का डायगोनल ये है, तो ये डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, इसे मैं नाम दे देता हूं E नेट, गॉट इट। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और दोनों के बीच का एंगल पता होना चाहिए। क्या ये एंगल 120 डिग्री है कि नहीं, बिकॉज ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये एंगल 60 डिग्री होना चाहिए, ये लीनियर पेयर है, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। नो, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट A, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, E नेट मस्ट बी इक्वल टू वेक्टर सम का फॉर्मूला रूट ऑफ E B का स्क्वायर प्लस E C का स्क्वायर प्लस ट्वाइस EB EC इंटू कॉस थीटा, और थीटा कितना है 120 डिग्री। अब देखिए EB की वैल्यू क्या है, EB इज x का स्क्वायर प्लस EC क्या है ट्वाइस x, तो ट्वाइस एक्स का स्क्वायर मतलब 4x² हो जाएगा जब स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 इंटू EB है x, ये है ट्वाइस x इंटू कॉस 120 डिग्री -1/2 होता है, ये 2 और ये 2 या ये 2 कैंसल आउट कर दीजिए। व्हाट विल यू गेट, x² प्लस 4x² इज 5x²
माइनस 2x स्क्वायर, तो 5x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज 3x स्क्वायर, सो इट इज रूट ऑफ 3x स्क्वायर। दैट सिंपली मीन्स ई नेट जो है वो कितना आना चाहिए, दैट इज रूट 3 इंटू एक्स, या फिर मैं कहूं रूट 3 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए पे कितना होगा, रूट 3 के क्यू बाय ए स्क्वायर। तो पहला पार्ट का आंसर यहां पे आ चुका है, हमें मैग्नीट्यूड मिल चुका है नेट फील्ड का, गॉट इट। अब रही बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला था, अगर आप याद करें वेक्टर्स के केस में tan अल्फा या tan बीटा जो भी आप लिखते थे, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, तो वही फॉर्मूला हम यहां पे यूज करेंगे। इन दोनों में से किसी एक वेक्टर को b मान लेते हैं, किसी एक वेक्टर को a मान लेते हैं। चलिए सपोज ये रिजल्टेंट फील्ड साइड AC के साथ एंगल कितना बना रहा है, अल्फा। यहां पे मैंने डायरेक्शन इंडिकेट नहीं की, इट इज डायरेक्टेड अलोंग AC वेक्टर, डायरेक्टेड अलोंग AC, A से C की ओर डायरेक्टेड है। एनीवे, अब AC के साथ रिजल्टेंट वेक्टर अगर एंगल अल्फा बना रहा है, तो इसके लिए हमारे पास रिलेशन है tan अल्फा इज इक्वल टू B sin थीटा। B क्या होगा, EB sin 120 डिग्री अपॉन EC प्लस EB cos 120 डिग्री। EB कितना था, EB is x, so x into sin 120 डिग्री। What is sin 120 डिग्री? सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, sin 120 को sin 180 माइनस 60 लिख लो, या sin 90 प्लस 30 लिख लो। दोनों ही तरीके से या तो ये cos 30 के इक्वल आ जाएगा, या ये sin 60 के इक्वल आएगा। और sin 60 की वैल्यू आप जानते हैं, दैट इज रूट 3 अपॉन 2। सो x इंटू रूट 3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय EC की वैल्यू क्या है, ट्वाइस x प्लस x इंटू cos 120 इज माइनस 1/2, गॉट इट। तो देखिए जरा, न्यूमिनेटर में है x इंटू रूट 3 अपॉन 2 और डिनोमिनेटर में x आप कॉमन ले लीजिए, यहां क्या बचा 2 माइनस 1/2, दैट इज 3/2। देखिए ये 2 कैंसल आउट हो गए, ये x कैंसल आउट हो जाएगा, तो रूट 3 अपॉन 3 दैट इज 1/√3। तो क्या आ गया, tan अल्फा इज 1/√3। चूंकि tan अल्फा 1/√3 है, तो अल्फा क्या होना चाहिए, tan इनवर्स 1/√3। किस एंगल के लिए tan की वैल्यू 1/√3 है, दैट इज 30 डिग्री। तो डायरेक्शन के लिए सेकंड पार्ट का आंसर है, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 30 डिग्री। This alpha comes out to be 30 degree. So resultant electric field is making an angle 30 degree with the line AC, with the side AC. Is it clear? I hope it is clear. Please note it down. बेटा अगला क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, उसी की तरह है। वहां इक्विलेटरल ट्रायंगल था, अब हम स्क्वायर लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन में कहा गया 3 equal charges are placed at 3 corners of a square of each side A. फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द फोर्थ कॉर्नर। तो एक स्क्वायर लिया मैंने ABCD, हर एक साइड इसकी A है, कॉर्नर B, C एंड D तीनों पे एक एक आइडेंटिकल चार्ज रखा, Q, स्मॉल q ईच। इन तीनों की वजह से इस वर्टेक्स A पे नेट फील्ड कितना वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है, कोई ना कोई चार्ज। कितने चार्जेस हैं, 3। तो तीनों चार्जेस का असर होगा पॉइंट A पे, तीनों चार्जेस अपना अपना फील्ड क्रिएट करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट A ड्यू टू दिस चार्ज प्लेस्ड एट B। देखो ये चार्ज पॉजिटिव है, तो इसका फील्ड कहां एक्ट करना चाहिए, अवे फ्रॉम इट। तो ये होगा फील्ड EB। चलिए थोड़ी लेंथ थोड़ी कम रखते हैं इसकी, EB। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड EB, फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस चार्ज। सिमिलरली पॉइंट D पे रखा हुआ चार्ज पॉजिटिव है, तो इसका फील्ड भी अवे, इससे अवे एक्ट करना चाहिए अलोंग DA। तो ये फील्ड कितना होगा, ED। तो 3 चार्जेस के फील्ड में से अभी तक 2 का फील्ड मैं डायग्राम में शो कर चुका हूं, EB एंड ED। देखिए क्या ये दोनों न्यूमेरिकली इक्वल होंगे। फील्ड किस चीज पे डिपेंड करता है, सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड पे और उस पॉइंट के डिस्टेंस पे। यहां डिस्टेंस पॉइंट A का दोनों चार्जेस से A है, दोनों चार्जेस Q हैं, तो दोनों का फील्ड यहां बराबर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, EB और ED दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या आएंगी, KQ अपॉन R स्क्वायर, और R की जगह यहां पे क्या है, A। तो दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर मैं सिर्फ इन 2 का रिजल्टेंट लूं,
सिर्फ अभी उसकी फोर्स नहीं, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हमने चेक किया, जो चार्ज हमने पॉइंट सी पे रखा है। सिर्फ इन दो का रिजल्टेंट अगर हम लें तो पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग ये डायगोनल इन दोनों का रिजल्टेंट शो करेगी। उसको मैं नाम दे देता हूं EBC। EBC, बी और सी का रिजल्टेंट EBC, EB और EC का। तो जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो रूट ऑफ a² प्लस b² यूज करते हैं हम फॉर्मूला। चूंकि यहां दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल था, दोनों को मैंने नाम दे दिया x, तो रूट ऑफ x² प्लस x² इज रूट 2x, या फिर हम ऐसा कह ले रूट 2kq अपॉन a का स्क्वायर। ये है EB और ED का रिजल्टेंट। अभी हमने इसका फील्ड नहीं चेक किया। अगर मुझे इस पॉइंट पे इसका फील्ड चेक करना हो, इस वर्टेक्स का, तो इन दोनों के मुकाबले में ज्यादा होना चाहिए कि कम? थोड़ा सा कम होना चाहिए, क्योंकि सेपरेशन ज्यादा होगी। जहां ये डिस्टेंस a और a है तो ये डिस्टेंस रूट 2a हो जाना चाहिए। तो लेट्स सी, पॉइंट सी पे रखे हुए चार्ज की वजह से यहां पे फील्ड कितना होगा, इसे मैं ब्लैक मार्कर से शो करता हूं। इट इज EC। तो EC की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होनी चाहिए? EC शुड बी इक्वल टू KQ अपॉन रूट 2a का होल स्क्वायर। रूट 2 का स्क्वायर ये 2 आ जाएगा, तो 1/2 KQ अपॉन a का स्क्वायर, या सिंप्लिसिटी के लिए हम इसको x/2 ले सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी हमने इमेजिन किया KQ/a² को हमने नाम दे दिया x। तो EC की वैल्यू कितनी होगी? x/2, इन दोनों के हाफ। तो आइडियली लेंथ मुझे और कम रखनी चाहिए, बिकॉज वेक्टर की लेंथ क्या रिप्रेजेंट करती है? उसका मैग्नीट्यूड। गॉट इट? तो इन दो का रिजल्टेंट ये है EBC, बड़ा वाला वेक्टर EBC इन दोनों का रिजल्टेंट है, और इसका फील्ड ये। अब इन दोनों को एड अप करेंगे, दोनों सेम लाइन के अलॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इन दोनों वेक्टर इक्वल थे, तो एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग एक्ट करेगा EBC, दोनों का 45 डिग्री पे। और ये डायगोनल भी तो एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, इस एंगल को भी आगे प्रोड्यूस करेंगे यहां पे भी। तो इसका मतलब EBC और EC दोनों एक ही लाइन में एक्ट कर रहे हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों के फील्ड का रिजल्टेंट और इसका फील्ड एक ही लाइन के अलॉन्ग एक्ट कर रहा है। देयरफॉर E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए? इनको ऐड कर दीजिए, इसे और इसे, तो वो क्या आ जाएगा? रूट 2x प्लस x/2, दैट इज रूट 2 प्लस 1/2 इंटू x, एंड व्हाट इज x? दैट इज KQ अपॉन a का स्क्वायर। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए इस पॉइंट पे, और इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? इट शुड बी डायरेक्टेड अलोंग दिस डायगोनल CA। ठीक है, इसका फील्ड इधर, इसका फील्ड इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर, और इसका फील्ड भी इधर। इन दोनों की वैल्यू EB ED की ये थी, वेक्टर लॉ से, वेक्टर एडिशन के लॉस यूज करके इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ गया, और तीसरा फील्ड ये है। तो इसको और इसको हमने ऐड किया, चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में थे, तो नेट फील्ड ये आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 4। 2 point charges Q1 0.2 coulomb and Q2 0.4 coulomb are placed 0.1 meter apart। ये है 0.2 coulomb का चार्ज और ये है 0.4 coulomb का चार्ज। इन दोनों को कितनी दूरी पे रखा हमने? 0.1 मीटर के डिस्टेंस पे एक दूसरे से रखा। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट A पार्ट मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग देम। तो पहले हम A पार्ट की बात करते हैं, B पार्ट पे हम बाद में चलते हैं। सो A पार्ट पे हमें इस लाइन जॉइनिंग के मिड पॉइंट पे जो इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन है, मान लीजिए पॉइंट्स है A और B, तो इनका मिड पॉइंट को मैंने नाम दे दिया C। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ढूंढनी है पॉइंट C पे। कितने चार्जेस है बेटा? तो दोनों का फील्ड होगा यहां पे, दोनों अपना अपना फील्ड क्रिएट कर रहे होंगे। जब दोनों अपना अपना फील्ड यहां पे क्रिएट कर रहे हैं, तो नेट फील्ड क्या होना चाहिए? दोनों के फील्ड्स का वेक्टर सम। तो पहले जरा दोनों के फील्ड्स को हम डायग्राम में अलग अलग से शो करते हैं। ये चार्ज पॉजिटिव है, इजंट इट? तो इसका फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एक्ट करना चाहिए। तो पॉइंट C पे इस चार्ज का फील्ड, इस चार्ज का जो आपने यहां पे रखा है, इसका फील्ड पॉइंट C पे अवे फ्रॉम इट इधर एक्ट कर रहा है। इसको मैंने नाम दिया EA, क्योंकि चार्ज कहां रखा है? A पे। इसकी वजह से फील्ड इधर एक्ट करेगा। क्या होना चाहिए? KQ अपॉन R स्क्वायर। देखिए टोटल डिस्टेंस है 0.1 मीटर, तो मिड पॉइंट का डिस्टेंस यहां से और यहां से बराबर होगा। मैंने दोनों को नाम दे दिया x। x होगा क्या? 0.1 का हाफ, दैट इज 0.05 मीटर। फिलहाल मैंने x के टर्म्स में लिखा Q इज 0.2 कूलम अपॉन x का स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग AB। वैसे इस चार्ज का फील्ड अगर आप इस पॉइंट पे देखते हैं, पॉइंट C पे, ये भी पॉजिटिव है, इसका फील्ड अवे एक्ट करना चाहिए इससे, B से अवे, मतलब इधर।
इसको मैंने नाम दिया EB, क्योंकि सोर्स चार्ज B पे रखा है इसलिए नाम दिया EB। अगेन KQ बाय R का स्क्वायर, R मतलब X यहां पे, तो K इंटू 0.4 अपॉन X का स्क्वायर। तो दोनों फील्ड्स EA और EB की न्यूमेरिकल वैल्यूज हमारे सामने हैं और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग BA। ये इस फील्ड की स्ट्रेंथ इससे डबल है, क्योंकि डिस्टेंस तो बराबर था इस पॉइंट का, ये सोर्स चार्ज डबल था। मैंने पहले भी डिस्कस किया, फील्ड की स्ट्रेंथ दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड पे और उससे कितने डिस्टेंस पे आपको फील्ड ढूंढना है। डिस्टेंस बराबर था C का A और B से, लेकिन ये सोर्स चार्ज पॉइंट B पे रखा हुआ है, इसके डबल है, तो वैसे भी इसके फील्ड की स्ट्रेंथ इसके डबल आनी चाहिए, तो EB की वैल्यू EA के डबल होनी चाहिए। एनीवे न्यूमेरिकली फिलहाल मैंने इस फॉर्म में लिखा है इसको, K इंटू 0.4 अपॉन एक्स स्क्वायर और इसे लिखा K इंटू 0.2 अपॉन एक्स स्क्वायर। गॉट इट? दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। जब डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है, मैग्नीट्यूड्स को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, बड़े वाले में से छोटा वाला, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, नेट फील्ड एट पॉइंट C। तो E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट C, EC उसको नाम दे दिया मैंने। वो EC किसके इक्वल होना चाहिए, वो दिस माइनस दिस आएगा और डायरेक्शन उसकी यही बनी रहेगी। तो जैसे मैंने माइनस किया तो K अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन आया इंटू 0.4 माइनस 0.2, K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, X की वैल्यू 0.05 और इन दोनों का डिफरेंस आ गया 0.2। मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरे पास फाइनल आंसर आ रहा है दैट इज 7.2 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर कूलम, और डायरेक्शन अलोंग BA, क्योंकि ये EB बड़ा था, EA छोटा था, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट थी। तो आपको पता ही है वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे लेते हैं, जब वो सेम लाइन के लॉन्ग एक्ट करें और डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो हम मैग्नीट्यूड्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, डायरेक्शन वही बनी रहती है जो बड़े वाले वेक्टर की थी। गॉट इट? हाँ जी बेटा। तो इसी का बी पार्ट में फिर से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही डिटरमिन करनी है, बट कहां पे, एट अ पॉइंट on the line joining Q1 and Q2 so that it is at a distance 0.05 meter from Q2। इस Q2 से कितना डिस्टेंस है इसका, 0.05 मीटर, और Q1 से कितना है, 0.15 मीटर। वैसे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.1 है। अगर यहां से डिस्टेंस 0.15 है, पक्की बात है ये जो पॉइंट है जिसको मैं नाम दे रहा हूं पॉइंट P, ये कहां लाइट कर रहा होगा, राइट साइड पे, Q2 वाली साइड पे लाई कर रहा होगा। तो इस सिचुएशन मैंने डायग्राम में शो किया, चार्जेस वही हैं जो मैंने वहां शो किए थे, लेकिन पहले फील्ड हमने मिड पॉइंट पे डिटरमिन किया, अब फील्ड हमें इस पॉइंट P पे डिटरमिन करना है। फील्ड कौन प्रोड्यूस करेगा, ये चार्ज भी प्रोड्यूस करेगा और ये भी, दोनों का वेक्टर सम करेंगे। जरा देखते हैं इसका फील्ड, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का फील्ड कहां एक्ट करना चाहिए, अवे फ्रॉम इट। तो इसका जो फील्ड चार्ज Q2 का जो फील्ड है उसे मैं नाम दे रहा हूं E2, K इंटू चार्ज KQ 0.4 अपॉन 0.05 का स्क्वायर, और इसका फील्ड Q1 का फील्ड K इंटू Q1 विच इज 0.2 अपॉन R का स्क्वायर। तो यहां R कितना हो चुका है, 0.15 का स्क्वायर। अब E2 E1 दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। दोनों की डायरेक्शन क्या, अलोंग AP कहो या अलोंग BP कहो, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन के अलोंग एक्ट करेगा, और रिजल्टेंट के लिए दोनों को एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं हम। वही काम मैंने किया, इन दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद आप भी सॉल्व करके देख सकते हैं। मेरा सॉल्यूशन निकला, मैंने सॉल्व किया तो मेरा आंसर आ रहा है 1.52 इंटू 10 टू द पावर 12 न्यूटन पर कूलम, and it is directed along AP। प्रॉब्लम नंबर 5, और मेरे ख्याल से अभी तक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, और मुझे विश्वास है कि ये क्वेश्चन मेरे बिना कराए भी आप खुद भी कर सकते हैं। फिर भी चलिए मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूं। 2 पॉइंट चार्जेस 4 microcoulomb and 1 microcoulomb are separated by a distance of 2 meter in air। 4 microcoulomb to 1 microcoulomb, they are separated by a distance of 2 meter in air। Locate the point on the line joining the charges at which net electric field of the system is 0। तो लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस पे, इस लाइन के ऊपर हमें एक ऐसे पॉइंट को लोकेट करना जिस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। और पिछले एक वीडियो में मैं आपसे ये डिस्कस कर चुका हूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का मतलब है उस पॉइंट को हम एक नाम देते हैं विच इज कॉल्ड एज नल पॉइंट। तो नल पॉइंट का मीनिंग है एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, चाहे उसके आगे पीछे कितने भी चार्जेस हैं, कितने भी फील्ड वहां एक्ट कर रहे हैं, बट उन सबका नेट रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, 0। तो सबसे पहले एक शॉर्टकट देखिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए 2 पॉइंट चार्जेस आपको गिवन और आपको लाइन ज्वाइनिंग पे नल पॉइंट लोकेट करना है। रिमेंबर नल पॉइंट कहां लोकेट करना है, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट चार्जेस। तो ध्यान से देखिए वो पॉइंट चार्जेस लाइक है कि अनलाइक है। अगर तो लाइक है
तो ये जो नल पॉइंट है ये बिटवीन द चार्जेस, मतलब इस लाइन ज्वाइनिंग पे इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई ना कोई पॉइंट नल पॉइंट होगा अगर ये दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस हैं, जैसा कि इस केस में है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव चार्ज का फील्ड अवे एक्ट करता है, तो Q1 का फील्ड अवे फ्रॉम Q1 इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और Q2 का फील्ड ये भी पॉजिटिव है, तो इससे अवे, Q2 से अवे होने का मतलब E2 की डायरेक्शन ये होनी चाहिए। देखिए दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, दो वेक्टर्स का सम तभी जीरो हो सकता है जब उनके डायरेक्शंस ऑपोजिट हो और साथ ही साथ उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो। तो ये पहला केस है लाइक चार्जेस का केस। तो लाइक चार्जेस के केस में नल पॉइंट इन दोनों के बीच में लाई करेगा। अगर ये अनलाइक चार्जेस होते, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता, तो ये नल पॉइंट कहां लाई करता? बाहर, इन दोनों पे जो लाइन ज्वाइनिंग पे बीच में कभी लाई ना करता, इसके बाहर, मे बी इस साइड पे, मे बी इस साइड पे लाई करता। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रहेगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन में नल पॉइंट लोकेट करना है, देखिए चार्जेस लाइक है तो नल पॉइंट पक्की बात है बीच में लाई करेगा, अनलाइक है तो बाहर वाली साइड, मे बी इस साइड, मे बी इस साइड। किस साइड लाई करेगा वो भी बताता हूं। सबसे पहले ये चीज क्लियर होगी आपको। इसके बाद ऑल्सो दिस पॉइंट लाइज क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज। स्मॉलर चार्ज से मेरा मतलब है मैग्नीट्यूड वाइज स्मॉलर चार्ज। जैसे ये लाइक चार्जेस में बीच में तो लाई करेगा, बट कहां लाई करेगा? देखिए इसका मैग्नीट्यूड है 1 माइक्रोकूलम, इसका मैग्नीट्यूड है 4 माइक्रोकूलम। स्मॉलर कौन सा है? 1। तो मैंने डायग्राम में जो पॉइंट नल पॉइंट शो किया है, दिस पॉइंट इज नल पॉइंट। तो देखिए डायग्राम में देखने में दिख रहा है ये 1 माइक्रोकूलम के करीब है, तो स्मॉलर मैग्नीट्यूड के चार्ज के करीब होगा। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता, ये 4 माइक्रोकूलम तो ये भी 4 माइक्रोकूलम, अगर ऐसा होता तो नल पॉइंट कहां होता? मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पे, क्योंकि नल पॉइंट तभी होगा जब दोनों फील्ड्स इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। ऑपोजिट तो है ही लाइक चार्जेस के केस में, लेकिन इक्वल तभी होंगे जब डिस्टेंस भी बराबर होगा। कब? अगर दोनों चार्जेस आइडेंटिकल है, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज भी इक्वल है। बट अगर मैग्नीट्यूड वाइज सेम नहीं है, जैसे ये छोटा चार्ज है ये बड़ा चार्ज है, तो मिड पॉइंट पे आओगे तो इसका असर ज्यादा होगा, इसका असर कम होगा, E1 ज्यादा होगा, E2 कम होगा, तो दोनों कभी कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे। इसलिए बड़े चार्ज से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, सो दैट ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हो और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकें। तो फिलहाल ये छोटा चार्ज है, इसके पास मैंने पॉइंट शो किया। गॉट इट? अगर अनलाइक चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है, मान लो ये नेगेटिव होता, तो वो पॉइंट कहां लाइक करता? बाहर वाली साइड। तो अगर वो, जैसे मान लीजिए एक चार्ज है पॉजिटिव और एक चार्ज है नेगेटिव, तो वो पॉइंट कहां लाई करेगा? बीच में कभी नहीं लाई कर सकता। क्यों? इस पॉजिटिव चार्ज, मान लो ये चार्ज 1 है, चार्ज 2 है, चार्ज 1 का फील्ड कहां एक्ट करेगा? E1 अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और चार्ज 2 का फील्ड E2 कहां एक्ट करना चाहिए? टुवर्ड्स नेगेटिव। तो इसका साइन नेगेटिव है तो इसका फील्ड भी इसी की तरफ एक्ट करेगा। तो इन दोनों के बीच में दोनों के फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी, दोनों ऐड अप होंगे। इसलिए अनलाइक चार्जेस के केस में बीच में पॉइंट नहीं मिलेगा, कहां मिलेगा? बाहर। और दूसरा लॉजिक मैंने बताया, इट लाइज क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज, मैग्नीट्यूड वाइज स्मॉलर। सपोज ये चार्जेस 4 माइक्रोकूलम और -1 माइक्रोकूलम होते, तो वो पॉइंट लाई करता इस साइड, -1 वाली साइड, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड स्मॉलर है। हां, अगर ये चार्जेस मान लो यहां पे 4 माइक्रोकूलम और यहां पे -8 होता, तो फिर मैग्नीट्यूड वाइज स्मॉलर कौन सा? 4। अगर ये 4 और -8 होते अनलाइक है तो बाहर लाई करेगा, फिर इसकी साइड। ठीक है, इट लाइज क्लोजर टू द चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। अब एक सवाल और है, अगर दोनों चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, डायपोल, जो कि अगला टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक पॉजिटिव है +Q, एक है -Q, तो फिर नल पॉइंट कहां पे होगा? मैंने क्या बताया? अनलाइक में बाहर होगा, इट लाइज क्लोजर टू द चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। बट अगर दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड किसी का भी स्मॉलर नहीं है, तो याद रखिएगा ऐसे केस में लाइन ज्वाइनिंग पे कोई नल पॉइंट नहीं मिलेगा। हां, इन्फिनिटी पे जाके मिल सकते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी पे तो फील्ड ही नहीं बचा। नल पॉइंट इस लाइन ज्वाइनिंग पे नहीं मिल सकता अगर ये डायपोल, अगर एक +Q है एक -Q है, इस लाइन ज्वाइनिंग पे कभी नल पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा विच इज, अगर मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है तो उस पॉइंट का डिस्टेंस दोनों से बराबर होना चाहिए। तो अनलाइक चार्जेस के केस में ऐसा कोई पॉइंट पॉसिबल ही नहीं है। गॉट इट? चलिए फिलहाल इस केस को सॉल्व करते हैं। देखो E नेट 0 होने का मतलब E1 और E2 का सम 0 होना चाहिए, वेक्टर सम, दैट इज E1 इज इक्वल टू -E2। इसका मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों इक्वल होंगे। E1 इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड दोनों बराबर है, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। डायरेक्शन में डायग्राम में शो की है। अब मैग्नीट्यूड वाइज बात करते हैं। सो K Q1 अपॉन x का स्क्वायर,
शुड बी इक्वल टू के Q2 अपॉन 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि मैंने मान लिया ये पॉइंट है, तो अब इस पॉइंट को लोकेट कैसे करना है, मुझे इसका डिस्टेंस बताना पड़ेगा। मैंने कहा जी चार्ज Q1 से डिस्टेंस है x, तो चार्ज Q2 से डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 2 माइनस एक्स होना चाहिए कि नहीं। गॉट इट। तो k फील्ड का फॉर्मूला k Q बाय आर स्क्वायर, k Q1 बाय x का स्क्वायर हो गया E1, k Q2 अपॉन 2 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया E2, दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है, k कैंसल आउट हो गए, तो Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू कितनी आ गई, x अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो Q1 क्या है, 4 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम कैंसल आउट हो गया, 4 इज इक्वल टू x अपॉन 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो 4 को लिख सकता हूं 2 स्क्वायर, स्क्वायर कैंसल आउट हो गए, x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 4 माइनस 2x, इसको सॉल्व किया तो x 3 मीटर या फिर 1.33 मीटर फ्रॉम चार्ज 4 माइक्रोकूलम। तो अगर 1 माइक्रोकूलम से डिस्टेंस निकालना तो ठीक है, 2 माइनस एक्स, तो 2 में से इसको माइनस कर लीजिए तो आपको लोकेशन मिल गई इस पॉइंट की। इन दिस वे यू विल बी एबल टू कैलकुलेट। फिलहाल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता तो पूरा डायग्राम बना के आपने सॉल्व करना है। मान लीजिए अगर यहीं पे मैं सिचुएशन चेंज करता हूं, अगर अनलाइक चार्जेस का केस होता ये, ठीक है बेटा, ये मैं रब कर रहा हूं, आप इसको रिवाइंड करके वीडियो को फिर से देख सकते हो अगर आपको कोई डाउट है। मैं एक चीज यहां पे और एक्स्ट्रा क्लियर करने जा रहा हूं कि अगर ये दोनों चार्जेस अनलाइक होते तो इन अनलाइक चार्जेस के केस में नल पॉइंट कहां लाई करेगा, बाहर। जैसे मैंने बताया बीच में दोनों के फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी, दोनों के फील्ड एड अप होंगे, नल पॉइंट तो बीच में आ नहीं सकता। सपोज ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, मैं जनरल फॉर्मूला देने जा रहा हूं बेटा आपको, ये आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में शॉर्टकट में यूज कर सकते हैं। अगर ये चार्जेस लाइक हैं, पहला केस वही लेता हूं लाइक का, और इन दोनों के बीच की दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो मैंने कहा जी नल पॉइंट कहां लाइक कर रहा है, एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम चार्ज Q1, एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम चार्ज Q1। तो याद रखिएगा इसके लिए सीधा शॉर्टकट फॉर्मूला जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू x अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, Q1 Q2 और r आपको पहले से पता होने चाहिए। अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव है, नल पॉइंट बीच पे लाई करेगा, कितने डिस्टेंस पे, चार्ज Q1 से अगर उसका डिस्टेंस x है, सो Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू x अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जो कि हमने यहां पे भी किया था। गॉट इट। दूसरा केस ये हो गया लाइक चार्जेस का केस, लाइक दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं। अगर ये अनलाइक चार्जेस का केस होता, एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है, तो बीच में तो नल पॉइंट लाई नहीं करेगा। फिर नल पॉइंट कहां लाई करेगा, बाहर लाई करेगा। किस चार्ज की तरफ लाई करेगा, जिसका मैग्नीट्यूड स्मॉलर है। सपोज मैग्नीट्यूड वाइज Q2 इज स्मॉलर देन Q1, चार्ज नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड वाइज ये छोटा है, तो अगेन आपने एक पॉइंट मान लिया जी ये P पॉइंट है, नल पॉइंट। अब इस P पॉइंट का डिस्टेंस E1 चार्ज 1 से कितना है, अगर यहां पे ये सेपरेशन R है, आप इस डिस्टेंस को अगर आप x मार्क कर लें तो ये डिस्टेंस R प्लस x हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले में एक छोटी सी ट्रांजिशन लानी है आपने, छोटी सी चेंज लानी है। चार्जेस अनलाइक हैं तो नल पॉइंट बाहर लाई करेगा, क्योंकि बीच के पॉइंट पे दोनों के फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी। इसका फील्ड इससे अवे और ये नेगेटिव है तो इसकी तरफ, दोनों का फील्ड सेम डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा। हम बाहर के पॉइंट्स पे डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, एज अ रिजल्ट नल पॉइंट बाहर लाई करेगा। किसकी तरफ, छोटे वाले चार्ज की तरफ, जिसका मैग्नीट्यूड स्मॉलर है। फिलहाल ये मान के चल रहा हूं Q2 का मैग्नीट्यूड स्मॉलर है, तो Q1 अपॉन Q2 क्या होना चाहिए। अब इस पॉइंट P का डिस्टेंस आपने x कहां से लिया, Q2 से। कहां से लिया, Q2 से, और यहां से डिस्टेंस कितना हो गया, R प्लस एक्स। तो फिर से देखो Q1 अपॉन Q2 क्या रहा रिलेशन, R प्लस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। इस केस में Q1 अपॉन Q2 इज x अपॉन R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो जब लाइक चार्जेस के केस में याद रखना, इस फैक्टर में x और R माइनस एक्स आ रहा है, इसमें x और R प्लस एक्स आ रहा है। अब कौन सा न्यूमरेटर में आएगा, कौन सा डिनोमिनेटर में आएगा, तो ध्यान से याद रखो Q1 अपॉन Q2, इस केस में नल पॉइंट का डिस्टेंस x कहां से था, Q1 से, तो x न्यूमरेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में डिस्टेंस क्या आ गया, R माइनस एक्स। इस केस में ये डिस्टेंस x किससे है, Q2 से,
तो डिनोमिनेटर में Q2 के सामने x आ गया और इस साइड क्या आ जाएगा, यहाँ पे r माइनस एक्स की जगह न्यूमिनेटर में आएगा r प्लस एक्स। नहीं क्लियर होगा फिर पूछ लीजिएगा, इसको अच्छे से दिमाग लगाइए, आप खुद वर्कआउट कीजिए कैसे आ रहा है ये फॉर्मूला। इन केस Q1 का मैग्नीट्यूड स्मॉलर होता तो इस साइड वो पॉइंट लाई करता, मान लो वो डिस्टेंस x में Q1 से ले लेता, अगर डिस्टेंस Q1 से x लेता तो यहाँ न्यूमिनेटर में x आता और डिनोमिनेटर में r प्लस एक्स आता। तो ये शॉर्टकट आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं जब भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।